Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to irtisamsbiology. Dear students, today we will discuss about aging and as well as regeneration. वर्ड एजिंग जो है इसका मतलब क्या है? बुढ़ापा, मतलब बूढ़ा हो जाना. इट्स मीन कि एक बच्चा जो पैदा होता है, पहले वो होता है बच्चा, फिर उसके बाद वो जवान हुआ, जवानी आई, उसके बाद अल्टीमेटली उसके अंदर ऐसे साइंस उभरना शुरू हुए, सिम्टम्स आना शुरू हुए जो क्या करते हैं, उसको फिजियोलॉजिकली दिखा देते हैं और फिजिकली दिखा देते हैं कि अब वो क्या हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है और उसका इस दुनिया में वक्त जो है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. तो ये एक ऐसी हकीकत है जिससे इंसान छुप नहीं सकता. पहली लाइन ही ये है कि एजिंग इज इनएविटेबल प्रोसेस. और उसके बाद ये स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि द प्रोसेस इन विच नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर इन आवर बॉडी. अब बात देखें, नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस के इंसान के अपने सेल्स ही, उनकी जो फिजियोलॉजी है, उनके जो फंक्शंस हैं वो नेगेटिव रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं. मतलब क्या है इसका कि वो कुछ ऐसे पिगमेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन्स बनना बंद हो जाती हैं. इसी तरह से बहुत सारे जीन्स ऐसे हैं जो स्विच ऑफ हो जाते हैं, बहुत सारे सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है. तो रीजनरेशन या डेथ, जो आपके पास डेथ रेट एंड एज वेल एज फॉर्मेशन या सिंथेसिस रेट है, उनमें फ़र्क आना शुरू हो जाता है. उसके रिजल्ट में क्या होता है, एजिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है. तो वर्ड है एजिंग, नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर इन आवर बॉडी. सेल जहां पर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, अब वो प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, जो लीड करता है टुवर्ड्स द एजिंग, बुढ़ापे की तरफ. तो डियर स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ एजिंग आपके पास क्या कहलाती है? जेरोंटोलॉजी. ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी. द स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड जेरोंटोलॉजी. उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं सिम्टम्स एंड साइंस. ये आपको बखूबी पता है कि बुढ़ापे में और जवानी में फ़र्क क्या है. यहाँ पर एक तरफ आपके पास जवान बंदा और एक तरफ बूढ़ा हो, तो आप देख सकते हैं. सबसे पहले तो क्या है, जो बुजुर्ग बंदा होगा, बूढ़ा होगा, उसके जो बालों के अंदर पिगमेंट है वो कम होगा, बाल सफ़ेद होंगे. उसके साथ साथ ये स्टूडेंट्स लॉस ऑफ हेयर्स होंगे, बाल भी कम होंगे. जो उसके जवानी में जिस तरह से बाल थे, जब बालों की बनावट थी, अब वो कम हो गए हैं. मतलब आप कह सकते हैं कि बालों की जो स्ट्रेंथ थी वो भी कम हो गई है, उनमें जो चमक दमक थी वो भी कम हो गई है. ये सारे सिम्टम्स और साइंस हैं. एज वेल एज स्टूडेंट्स, रिंकल्स एंड ड्राइनेस, झुर्रियाँ आना शुरू हो गई हैं, स्किन रफ हो गई है, इंक्रीज इन वेट भी बढ़ गया है, फॉरगेटफुलनेस, अब वो चीज़ों को भूलना शुरू हो गया है. पहले वो उसको चीज़ें काफ़ी याद रहती थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ ब्रेन के अंदर क्या हुआ है कि कुछ नर्व सेल्स जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहे, जिस वजह से वो क्या होती है, फॉरगेटफुलनेस आ जाती है. पुअर विजन, आंखों ने भी जो वो देखना वो कम कर दिया है, जो लेंस है वो डिस्टर्ब हो गया, अब वो इमेज प्रॉपर नहीं बना पा रहा. उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, डेफनेस आ जाती है. इंसान जो है वो उसको सुनाई कम देता है. और उसके साथ साथ मसल्स फटीग. बुढ़ापे में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हर टाइम जिस्म में पट्टों के अंदर दर्द रहती है, क्योंकि पट्टों की इलास्टिसिटी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो जाती है. कैसे होती है वो फर्दर आगे बताऊंगा. उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, ब्लड क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होना स्टार्ट हो जाती है, थ्रोम्बस बनना स्टार्ट हो जाते हैं वेन्स के अंदर एंड एज वेल एज आर्टरीज के अंदर. ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है क्योंकि आप लाइफ की एंड वाली एजेस के अंदर आ चुके हैं. और उसके साथ साथ जो खून की नालियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर जो इलास्टिसिटी थी वो ख़त्म हो गई है, वो हार्ड होना शुरू हो गई हैं. साथ ही साथ उसमें ब्लॉकेज है तो ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है. उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जॉइंट प्रॉब्लम्स आती हैं, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, क्योंकि डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है किसकी, कार्टिलेज की. कहाँ पे, जो हड्डियों के ऊपर हायल एंड कार्टिलेज होती है, लॉन्ग बोन्स के ऊपर, वो डिजनरेट होना शुरू हो जाती है. और उसमें जो वाटर होता है तो वो भी डियर स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है, या आप कहते हैं उसकी कमी होना स्टार्ट हो जाती है. जिससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, अर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस, रेमाटॉइड अर्थराइटिस, ये सारे आपके सामने आते हैं. और आप कहते हैं कि अब जो बंदा है, अब ये चलने से भी कासर है क्योंकि इसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है. और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, फ्यूजन ऑफ जॉइंट्स भी होना स्टार्ट हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम. उसके बाद हम देखेंगे कि इसके काजेस क्या क्या हैं. काजेस हमारी बुक में जो है वो मेनली 3 लिखे हुए हैं. उनमें सबसे पहला काज जो है माइटोटिक डिवीजन्स. अब नेचर ने क्या किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, इसके पास एबिलिटी है कि इसने डिवाइड करना है, और इसके पास कितनी एबिलिटी है, मे बी पॉसिबल है कि ये एक डेफिनेट नंबर तक क्या करता है, खुद को डिवाइड कर सकता है, उससे आगे ये फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता. जिससे क्या होता है कि एजिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गन बना है, ऑर्गन बन के मेच्योर हो चुका है. मेच्योर होने के बाद अब उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, जैसा कि हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर है कि वो अब डिवाइड नहीं कर सकते. तो इसी तरह से हर सेल की एक एज होती है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम
एज कम होना स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है एजिंग का प्रोसेस जो है वो हमारे सामने आता है। उन सेल की डेथ की वजह से, सेल्स के फंक्शन में प्रॉब्लम आने की वजह से, नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंज आने की वजह से फिजिकल अपीयरेंस में भी चेंज आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एजिंग बोलते हैं। एक बात याद रखें डियर स्टूडेंट्स, आपने टीलोमर्स के बारे में पढ़ा होगा। टीलोमर्स बेसिकली क्या है, क्रोमोसोम्स की एंडिंग है। जब सेल डिवाइड करता है ना, तो जो टीलोमर्स होते हैं मेनली वो रिपीटिंग सब यूनिट्स होते हैं। सपोज आपके पास ए है, मतलब जैसे कि आपने आरएनए के अंदर पॉली ए टेल के बारे में पढ़ रखा है, तो ए इस तरह के बहुत सारे रिपीटिंग सब यूनिट्स होंगे, इनके अंदर कमी आना स्टार्ट हो जाती है। मतलब एक सेल जब उसमें टीलोमर्स ज़्यादा थे, जब उसने नेक्स्ट में डिवाइड हुआ 2 में, तो टीलोमर्स की क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई। तो ये भी कहा जाता है कि टीलोमर्स के कम होने की वजह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो सामने आते हैं और एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, चेंज इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस। इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस क्या होंगे, सपोज ये आपके पास सेल है, तो जो सेल के अंदर वाले सब्सटेंसेस होंगे, जो भी चीज़ होगी वो इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ जीन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके अंदर म्यूटेशंस आने के बाद वो स्विच ऑफ कर जाते हैं, या फिर डियर स्टूडेंट्स वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, वो प्रोटीन नहीं बनवा रहे होते। तो उससे क्या होता है कि अब जब वो जीन काम अपना प्रॉपर नहीं करेगा, वो प्रॉपर प्रोटीन नहीं बनेगी, तो फिर ये भी क्या है, एक नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंज है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि हमें एग्जाम्पल दी गई है कोलेजन की। कोलेजन आपके पास क्या है, एक प्रोटीन है। इसके अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी क्रॉस लिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, और बहुत सारी क्रॉस लिंकिंग स्टार्ट होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड और टफ होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। इस तरह से क्रॉस लिंकिंग की वजह से डियर स्टूडेंट्स जब इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी, टफनेस आ जाएगी, अब क्या होने जा रहा है कि अब आपकी बॉडी के अंदर या मसल्स के अंदर वो लचक नहीं रहेगी, नालियों के अंदर वो लचक नहीं रहेगी। दिस विल लीड्स टुवर्ड द एजिंग। ये भी आपको किधर लेकर जाएगी, एजिंग की तरफ। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, म्यूटेशंस। हम हर वक्त कोई ना कोई म्यूटेशन को फेस कर रहे होते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, जब सेल मिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर विद इन सेकंड्स जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं, इन्हें बन रहे होते हैं, तो इट्स मीन उनके अंदर क्या हो रहा है, डीएनए भी डिवाइड कर रहा होता है, रेप्लिकेशन हो रही होती है। तो हर टाइम रेप्लिकेशन के दौरान कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर आपके पास जो है वो जो बेस न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो गलत लग गए, तो म्यूटेशन हो जाती है। या आपका एक्सपोजर जो है वो रेडिएशंस के साथ है, या आपका एक्सपोजर कुछ केमिकल्स लाइक नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इन चीज़ों के साथ है। आप अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, रेडिएशंस वाले इलाकों में रह रहे हैं, तो फिर भी म्यूटेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस विल लीड्स टुवर्ड द एजिंग। अब ये जो प्रोसेस होगा म्यूटेशन का, ये बहुत सारे जीन्स को क्या कर देगा, आल्टर कर देगा, उनके स्ट्रक्चर जो हैं, जो खास एक सीक्वेंस था उसको डिस्टर्ब कर देगा, म्यूटेशन होगी, वो खास प्रोडक्ट नहीं बन पाएगी, जिस वजह से आप क्या बोलते हैं, दिस विल लीड्स टुवर्ड द एजिंग। ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस होती हैं। एक बात नेचर ने हमारे अंदर ये भी रखी है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है, जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड को वो आगे कॉपी करता जाता है, साथ ही साथ ये स्टूडेंट्स अगर कहीं पर गलती हो जाए तो उसकी प्रूफ रीडिंग होती रहती है। तो इट्स मीन कि वहाँ पर प्रूफ रीडिंग का भी प्रोसेस चल रहा होता है, तो म्यूटेशंस को दूर भी किया जाता है, लेकिन सम टाइम जैसे जैसे बंदा बूढ़ा होता जाता है तो ये म्यूटेशंस जो हैं वो खुद ब खुद आती जाती हैं। दिस विल लीड्स टुवर्ड द एजिंग। अब ये जो प्रोसेस है एजिंग का, हम इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट हम इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। वर्ड मैंने यूज़ किया प्रोलॉन्ग। कैसे, मतलब जो एजिंग आ रही है इसको हम रोक सकते हैं। सम टाइम आपने लोगों को देखा होगा, मैं एशिया में पाकिस्तान और इंडिया इन इलाकों की बात नहीं कर रहा, इन कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम अपनी सेहत पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। लेकिन यहाँ पर देखें, यूरोपियंस हो गए, अमेरिकन हो गए, वो लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, वो अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, लेकिन हम लोग कोई ख्याल नहीं रखते। हम लोग चिकनाई खाते हैं, हम लोग फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं। वो लोग हमसे इसी वजह से, उनके बूढ़े भी देखें बहुत फिट होंगे, लेकिन हमारे जो जवान हैं उनके भी पेट जो है वो आपको, उनकी जो वेस्ट है वो 48+ में मिलेगी। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हम अपना ख्याल नहीं रखते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल नहीं करनी। इवन दैट हमें जाना है कोई काम, हम बाइक निकालेंगे, साइकिल निकालेंगे, गाड़ी निकालेंगे, साइकिल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। तो आप इटली में देखें या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लोग साइकिलिंग को प्रेफर देते हैं और अपनी हॉबी समझ के वो करते भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमने तो साइकिल चलाना नहीं है, दोस्त क्या कहेंगे, देखो यार हमें साइकिल चला रहे हैं। यही बात है ना, हमें एक्सरसाइज नहीं करनी, मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाना, क्यों, हमने लेट नाइट तक मूवीज़ देखनी है। तो ये बात है कि हम बहुत जल्दी उनसे, हमारी डेथ रेट हमारा ज़्यादा होता जा रहा है। हमारी जो एज है वो 60 पर आके रुक गई है, 60 के बाद हम लोग नहीं रहते। मोस्टली जो आजकल काउंट किया जा रहा है या देखा जा रहा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, और वी कैन से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ
एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द एजिंग। हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं ही नहीं, हम उनके बारे में नॉलेज ही नहीं रखते जो वो लोग रखते हैं। उनके पास तो बाकायदा खाने का चार्ट मौजूद है, उसको वो फॉलो करते हैं और फिर अल्टीमेटली डियर स्टूडेंट्स उसके मुताबिक अपनी डाइट, हमने क्या करना है, अभी खाया है, थोड़ी देर बाद फिर खा लेना है, और फिर खाना भी ऐसा खाना है जिसमें रिच कैलोरी होगी। अब वो रिच कैलोरी जो है जिसमें मिठास बहुत ज़्यादा है, जब आपकी बॉडी में पहली खुराक बहुत ज़्यादा है तो वो किधर जाएगी, वो आपके एडिपोज टिश्यू में फैट बन के सामने आना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली आपको किधर लेकर जाएगी, टूवर्ड द एजिंग और टूवर्ड द डेथ। बहुत सारी बीमारियों को ओबेसिटी काज कर देगी जो किधर लेकर जाती है, डेथ की तरफ। तो इसको हम रोक सकते नहीं हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख के, जिम यूज़ करके। मोस्ट ऑफ स्पेसिफिक और इफेक्टिव जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, रनिंग, वो हमने करनी नहीं है। तो जब हम रनिंग करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी डिजीज़ को अपने आप से दूर रख सकते हैं, स्पेशली जो कार्डियोवैस्कुलर होंगी, जो दिल की बीमारियां होंगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द रीजनरेशन। रीजनरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द एबिलिटी टू रीजनरेट और रिकवर द लॉस्ट बॉडी पार्ट और इंजर्ड बॉडी पार्ट। मतलब कोई बॉडी पार्ट जो है वो अगर कट के साइड पर हो गया है, अब वो बॉडी का हिस्सा नहीं रहा, तो उसको क्या किया जाता है, दोबारा से रिकवर कर लिया जाता है, उसको बना लिया जाता है। ये आपके पास क्या कहलाती है, रीजनरेशन कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स याद रखें, ह्यूमन में रीजनरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्किन एंड एज वेल एज लिवर के अंदर जो है वो देखी गई है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप बात करते हैं कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर रीजनरेशन जो है वो होती है, उसमें सबसे पहले तो आपके पास है स्पॉन्जिस। स्पॉन्जिस में अगर बॉडी पार्ट्स कट गए हैं, स्पॉन्ज फॉर एग्जांपल ऊपर से कोई प्रेशर लगा तो स्पॉन्ज कट गई, एक हिस्से में, दो में, 10 में, तो उन सब से क्या होगा, नई स्पॉन्जिस बन जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये स्पॉन्ज थी, ये अब फॉर एग्जांपल ऐसे 4 हिस्सों में कटी है, तो इससे क्या होना है डियर स्टूडेंट्स, 4 नई स्पॉन्जिस बन जाएंगी। तो अब ये जो प्रोसेस होगा ये लेंथी होगा, इवन दैट ईयर्स तक हो सकता है, और फिर लेकिन हो सकता है, होता है, ऐसा देखा गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स लॉसेस पिंसर्स क्लास, इनको एक दफ़ा खोने के बाद अगर ये बॉडी से अलग हो गए तो ये दोबारा रीजनरेट कर सकता है। स्टार फिश में आपने देखा होगा, आपने 9th-10th में भी पढ़ रखा है, और इस तरह से फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा हो कि ये जो रीजनरेशन स्टार फिश के अंदर होती है, अगर आप इस स्टार फिश को ऐसे काट दें, तो अगर आपने इसको 2 हिस्सों में काटा है तो इस तरह से 2 नई स्टार फिश जो है वो बन जाएंगी। उसके बाद हेड ऑफ द अर्थवर्म, अगर आप अर्थवर्म के हेड को ऊपर से काट दें, दोबारा से हेड जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। उसके बाद लिम्स ऑफ सैलिमेंडर्स, एम्फीबियंस में जो सैलिमेंडर है, अगर आप उसके लिम्स को काट दें, उसके बाजुओं को, या 4 लिम्ब या हाइंड लिम्स, बाजू या टांगों को काट दें, तो वो दोबारा फिर रीजनरेट हो सकते हैं। लिजर्ड की टेल आप लोगों ने घर में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने। अगर आप लिजर्ड की टेल को काटते हैं तो कुछ अरसे बाद आप देखते हैं कि वो लिजर्ड जो अपनी टेल को दोबारा ग्रो कर लेती है। या फिर जब फॉर एग्जांपल लिजर्ड को कोई खतरा हो, जब वो खुद किसी का शिकार बनने जा रही हो, अगर कोई दूसरा जो प्रीडेटर है उसको टेल से पकड़ ले, तो वो अपने टेल को शेड ऑफ कर देती है और फिर खुद आगे चली जाती है। उसके बाद ये स्टूडेंट वो टेल दोबारा से रीजनरेट कर ली जाती है। फिर प्लेनेरिया के अंदर देखा जाए तो प्लेनेरिया की यहाँ पर एग्जांपल दी गई है। देखिए आपके पास एक प्लेनेरिया है, इसको दरमियान से ये ब्लैक से कट कर लिया गया है। अब इसका एक तरफ हेड रीजन है और दूसरी तरफ इसकी जो है स्टूडेंट्स आप ऐसे समझ लें कि जो नीचे वाली टेल है वो है। अब देखें कि क्या होगा, इसके अंदर ख़ास किस्म के नियोब्लास्ट सेल्स मौजूद होते हैं, ये इसकी पूरी बॉडी के अंदर पाए गए। इनका काम बेसिकली क्या है, इन्होंने रीजनरेशन करवानी है। ये जो एम्प्यूटेड पार्ट है, जिसको आप एम्प्यूटेशन बोलते हैं, जहाँ से बॉडी को कट कर दिया जाए, इसने क्या करना है, नीचे रिकवर करवा लेना है। पहले जो सेल ये रिकवर करवाएगा, जो पहले सेल ऐड करेगा, वो अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल होगा, जिसको बाद में डिफरेंशिएट कर लिया जाएगा। ये सेम ऐसे ही प्रोसेस होता है जैसे आपके पास एम्ब्रियो में डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट हो रही होती है, सेम इसी तरह से ये रीजनरेशन जो है वो इस तरह से यहाँ पर होगी। और डियर स्टूडेंट्स इसका जो अपर पोर्शन है वो भी क्या कर जाएगा, रीजनरेट कर जाएगा। सॉरी, इस तरह से इसका अपर पोर्शन क्या कर चुका है, रीजनरेट कर चुका है। तो अब आपके पास ये जो प्लेनेरिया है बना, इसका ये अपर पोर्शन बन गया और ये दूसरे वाला जो है उसका वो लोअर पोर्शन बन गया। एक प्लेनेरिया से 2 प्लेनेरिया जो है वो बन चुके हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन। सो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। काइंडली डियर स्टूडेंट्स एक बात लाजमी याद रखा करें, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो जो मुझे फीडबैक आप दे सकते हैं वो आप एक लाइक का बटन जो है वो काइंडली उसको प्रेस कर दिया करें, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग मुझे किस तरह से फीडबैक दे रहे हैं। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।